तमाम मुकदमात में खान साहब की बेल जो है इस वक्त हो ही हैं। जो पेशावर हाई कोर्ट का आपके ख्याल में फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, ये भी प्रेशर डलवाया गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को, और वो अदालत लगा कर बैठ जाता है। उस लड़ाई की वजह क्या थी जो हुई कोर कमेटी के इजलास में? सारे ही हम अडयाला जेल के बाहर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ की हमारी स्पेशल इंटरव्यू सीरीज़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। यकीनन इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें बहुत से सियासी खेल में मसरूफ़ नज़र आती हैं। एक तरफ हुकूमत है जो कि अपनी सियासी चालें चल रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन है जो कि उसका भरपूर जवाब भी दे रही है, लेकिन साथ साथ कानूनी महाज के ऊपर भी अपनी पार्टी की बका की जंग लड़ रही है। और इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बड़े जय्यद अंदाज में न सिर्फ अपनी पार्टी का मुकदमा लड़ रहे हैं, बल्कि अदालतों के साथ साथ सियासी महाज के ऊपर भी बड़े प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया के महाज के ऊपर भी बड़े प्रोएक्टिव हमें काफ़ी अरसे से नजर आ रहे हैं और उन लोगों की पजीराई भी ज़रूर बनती है। उन्हीं में से एक शख्सियत नईम हैदर पंजोता साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं आज की नशिस्त में। नईम साहब सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश सना आपने मौका दिया जी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इससे पहले कि हम हार्ड कोर क्वेश्चंस की तरफ जाएं, बहुत से लोगों की ये राय है, क्योंकि हमारा इनफॉर्मल एक सिटिंग इंटरव्यू होता है, कि आप और चंद ऐसे चेहरे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ महीनों पहले तक नज़र नहीं आते थे, लेकिन अचानक से पैराशूट से उतारे गए या ख़ुद से इम्प्लांट हुए। ये हुआ क्या अचानक ही आपके साथ? देखें, मैं तो 2019 में वज़ीर इस्लामाबाद जो है वो आया, और उस वक्त खान साहब के केसेस उस वक्त डेफेमेशन सूट जो है वो वहाँ पर चल रहे थे KPK के अंदर, और वहाँ पर हम जाते थे। मेरे अंकल थे शाहिद नसीम गोंदल, वो केसेस डील करते थे। बेसिकली चेयरमैन ILF लगे, इंसाफ लॉयर फोरम के वो चेयरमैन बने। उसके बाद हमने पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइजिंग की, लॉयर्स को इकट्ठा किया, ILF को यूनाइट किया, जितना हो सका कन्वेंशंस किए। आपने उस वक्त देखे होंगे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से उस वक्त कन्वेंशंस होते थे, इधर होते थे, लाहौर होते थे। तो वो बेसिकली सारा लोगों को मोबिलाइज करना, उनसे रब्ते करना, वो सारा हम कंडक्ट करते थे। मैं था, मेरे साथ इंतज़ार भाई थे, अलीज़ाद भुट्टर साहब थे। तो अंकल की डेथ हुई, तो उसके बाद जो है वो खान साहब के केसेस जो हैं वो हमें मिले, तो उस वक्त हमारा उनके साथ इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा हुआ। उससे पहले तो हमारी मुलाकात भी नहीं थी उनके साथ। और उन्होंने बताया कि वो अंकल थे हमारे जो फौत हो गए, और वो केसेस थे जो हम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ज़बरदस्त हो गए, तो उन्होंने केस बनाने हैं जिसमें बाबर अवान साहब, गिल साहब और बाकी जितने भी हमारे जो वकला थे, मेन जो केसेस के हवाले से थे, वो उस मीटिंग के अंदर आमर कियानी साहब, क्योंकि वो लीगल ज़्यादा साइड जो है वो उस वक्त देखते थे कि जो लीगल खान साहब के केसेस के हवाले से कोई भी अपडेट्स या कोई भी आगे काउंसिल करना होता था, तो आमर कियानी साहब, उनकी जो है वो खान साहब ने जिम्मेदारी लगाई हुई थी। या तो जब मैं केसेस के अंदर मुख्तलिफ कोर्ट्स में जाता था खान साहब के साथ, आज 10 केसेस लगे हुए हैं, आज 14 केसेस लगे हुए हैं, तो मैं ना एक ट्वीट करता था, और मैं ट्वीट जो है ना वो खान साहब को सेंड करता था कि आपके आज के केसेस हैं और उसमें ये अपडेट है। तो खान साहब ने कहा कि इसके ऊपर क्यों नहीं तुम हर रोज़ की एक वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाओ, और वो हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक यूट्यूब अपना चैनल बनाओ, और ट्विटर अकाउंट के ऊपर लगा रहे हैं, इसको मजीद हम प्रमोट करते हैं, फेसबुक पे लगाओ, और बाकी जो हमारे जो सोशल मीडिया उनको दो कि क्या हो रहा है केसेस। आप जब हम कोर्ट में जाएं उससे पहले आपने एक वीडियो बनानी है और उसके बाद बनानी है, और हर रोज़ की अपडेट्स देनी है कि मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हवाले से भी हैं। बहुत सारे केसेस हैं जिनके ऊपर अभी एक ही वक्त में काम कर रही है PTI की लीगल टीम। आपको लगता है कि इसके ऊपर, जैसे कुछ केसेस में लतीफ़ खोसा साहब हैं, जिस तरह आपने कहा बैरिस्टर गौहर साहब कुछ केसेस देख रहे हैं, कुछ आप देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसी केस में कहीं किसी जगह कोई गुंजाइश है साइट ऑफ रिलीफ की? क्योंकि अगर पेशावर हाई कोर्ट की हम बात करें, मखसूस नशिस्तों का केस था, तफसीली फैसला उसका कल आया, लेकिन अब लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो कोर्ट्स जहाँ से लगता था कि कुछ अच्छे डिसीजन आ सकते हैं PTI के लिए, वो कम होता जा रहा है कॉन्सेप्ट उसका। देखें, केसेस की अगर बात की जाए ना, तो इस वक्त खान साहब 4 केसेस के अंदर गिरफ्तार हैं, 9 जमानतें इस वक्त पेंडिंग हैं खान साहब की जो प्री अरेस्ट बेल चल रही हैं। उसके अलावा तमाम मुकदमात में खान साहब की बेल जो है इस वक्त हो ही हैं, कंफर्म हुई हैं, उनमें ट्रायल चल रहे हैं। 4 केसेस आपने देखा पिछले दिनों मैंने आर्गूमेंट्स किए थे, वो मैंने 4 केसेस ख़त्म करवाए। उसके अलावा मुख्तलिफ केसेस हाई कोर्ट और इधर उधर लगे हुए हैं। अब सीटों के हवाले से, या सिंबल के हवाले से, या डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, या खान साहब की फंडामेंटल राइट्स की हवाले से जो पटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है वो जायज़ करार दिया गया था, और उसके ऊपर बल्कि वो किया गया था कि आप ट्रायल स्टार्ट करें और उस फाइनल डिसीजन ना दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मखसूस नशिस्तें हों, बल्ले का निशान हो, खान साहब की गिरफ्तारी हो, अंदर डाला हो,
बेसिकली अदालतों के ऊपर जो है प्रेशर डाला गया, अदालतों को जी ऊपर यरगमाल बनाकर उनसे इस तरह के फैसले लिए गए। लोग अदालतें लगती हैं, बेंच लगते हैं। जो पेशावर हाई कोर्ट का आपके ख्याल में फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, ये भी प्रेशर डलवाया गया? बिल्कुल जी, प्रेशर डलवाया गया और बिल्कुल ठीक फैसला नहीं है, क्योंकि उस फैसले के अंदर अगर देखा जाए, सबसे पहला नुकता ये देखना है कि क्या नशिस्तें इनकी बनती हैं या नहीं बनती, क्या उन्होंने लिस्ट जमा करवाई थी या नहीं करवाई थी। तो इससे पहले नज़ीरें मिलती हैं, जो KPK के अंदर की नज़ीर है, जो बाप पार्टी के हवाले से है, जिसमें ये कहा गया था कि जो जिन्होंने पहले लिस्ट जमा नहीं करवाई थी और उनको जो है वो सीट जो है वो रिजर्व सीट दी गई थी, तो इसी तरह की मिसाल इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई, लेकिन उसने कबूल नहीं की। लेकिन माज़रत आपकी बात काट रही हूं, लेकिन डिसीजन में ये है कि जब किसी पार्टी ने नशिस्त जीती नहीं तो फिर उसको नशिस्त कैसे मखसूस अलॉट की जा सकती है ना। वो तो खैर इस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोर्ट करने की कोशिश की है ना उन्होंने, पेशावर हाई कोर्ट ने। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बाप पार्टी भी उस वक्त यही उनकी भी पोजीशन थी और उस वक्त भी उन्होंने भी कोई इस तरह से नहीं जीती हुई थी और यही उनका सारा सिनेरियो था और ये रखा भी गया इलेक्शन कमीशन के सामने। दूसरे नंबर पर जो इसके अंदर मेन जो ऑर्डर जो है, जो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और कमेटी के अंदर भी कल हमारी मीटिंग हुई है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। वो ऑर्डर के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो ये है कि मिसाल के तौर पर अदालत ने हुक्म दिया है या इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि सीटें इनकी नहीं बनती, तो किस कानून के तहत किसी और जमात की बनती हैं, उस तादाद से ज़्यादा कैसे उनकी बनती हैं। इंटरप्रटेशन जो है इलेक्शन कमीशन तो कर ही नहीं सकता, तो उसने क्यों इंटरप्रटेशन की है जहाँ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को, और वो अदालत लगा कर बैठ जाता है वहाँ पर अडाला जेल में। कार्रवाई कौन है, टारगेट कौन है? इमरान खान। पहले भी इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा था कि इलेक्शन आपके ठीक हुए हैं, लेकिन ये गलत बयानी की गई, दोबारा नोटिस जो है वो भिजवाया गया, फिर कहा गया इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं। लेकिन अभी इसी किस्म की मखसूस शिस्तों को अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूं तो अभी लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आप दोनों जगह पर आप दरखास्तें दे चुके हैं ना, आप लोग ऐसे ही है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन है ये कोई ट्रेंड सेट कर सकता है, यानी वो फैसला देने से पहले इसके ऊपर भी गौर कर सकते हैं? बिल्कुल, जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसको हम चैलेंज करने का इरादा रखते हैं और चैलेंज करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये डिसीजन लेट दिया क्यों गया। फैसला सुनाया जाता है लेकिन ऑर्डर जो है वो डिसीजन इशू नहीं किया जाता, और अब जाकर कल या परसों वो हुआ है, तो एक एक मामले के ऊपर डिले किया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं कि सबसे पहले जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अलॉट करनी हैं, जो हकदार हैं उनको करनी है, उसके बाद जाकर उनका हलफ होगा। अब नून लीग ने जो हमें कहते थे कि आपने लिस्ट प्रोवाइड नहीं की, उन्होंने जो लिस्ट दी थी उसके बाद दोबारा उनसे क्यों मांगी गई है, या पीपल्स पार्टी से, या JUI किसी से क्यों मांगी गई है? जब एक जमात ने अपनी लिस्ट जमा करवा दी तो फिर क्यों उनसे क्यों मांगी गई है? और फिर उनकी सीटें फॉर एग्जांपल 10 हैं, 10 के मुतबादल में उनको मिलनी है 4 रिजर्व सीटें, उनको 20 कैसे मिल सकती हैं? तो ये सूरत हाल है। अच्छा, अब एक मसला और भी दरपेश है कि चलें अब लीगल टीम जो है वो केसेस तो डिफेंड कर रही है खान साहब के मुख्तलिफ कोर्ट्स में, लेकिन कुछ अंदरूनी रिफ्ट भी लीगल टीम के अंदर मौजूद है। अभी पॉलिटिकल रिफ्ट पे तो मैं आती हूँ, लेकिन आपको क्या इसमें कितनी सदाकत है कि बैरिस्टर गौहर साहब को एज ए चेयरमैन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था? अली जफर साहब का नाम आया, फिर उन्होंने माजरत कर ली कि मैं चेयरमैन नहीं बनना चाहता, वापस बैरिस्टर गौहर साहब को बना दिया गया जब पार्टी चेयरमैन बनाने की दोबारा बात हुई थी। उनकी कितनी से है? क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले आपकी कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें खबरें ये आई कि जो कुछ लोग थे वो आपस में धींगा मुश्ती करते हुए पाए गए। और न्याजुल्लाह की बात करें जी बिल्कुल, तो उसमें बैरिस्टर गौहर साहब की कोई से ही नहीं थी, मतलब वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। देखिए, मैं इसके ऊपर कहूँ, मरवत साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत डिसेंट आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। मरवत साहब एक अच्छी फैमिली से तल्लुक़ रखने वाले, बड़ी अच्छी तरबियत के और बड़ी अच्छी तबीयत के मालिक हैं। मरवत जो अपना गौहर साहब, अच्छा गौहर साहब की बात करें। अब गौहर साहब के हवाले से जो फैसला लिया था वो लिया था, नहीं, ये सारी तारीफें जो आपने की है ये गौहर साहब की है या आपने मरवत साहब का नाम लिया? अच्छा, मरवत साहब का। मरवत साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े दिलेरी के साथ उन्होंने तमाम केसेस के अंदर भी या ग्राउंड के ऊपर भी बड़े उन्होंने बोल्ड डिसीजन जो है वो ली, और फ्रंट फुट पे आकर KP हो या इस्लामाबाद हर जगह के ऊपर उन्होंने लीड किया है। तो मैं ये कह रहा था कि गौहर साहब के हवाले से ये सारे जो फैसला उन्होंने बनाने का किया था, खान साहब ने किया था, और पूरी कोर कमेटी गौहर साहब के ऊपर बिल्कुल पूरा इत्मीनान करती है, और उनकी ऐसी शख्सियत है कि वो अगर कोई लड़ भी रहा होगा ना तो वो नहीं उसको लड़ाएंगे, वो जोड़ते हैं। उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो किसी का गिला करें, उसका शिकवा करें, बल्कि बड़े ही बेहतरीन तरीके से तामुल के साथ चलते हैं। अब एग्रेसिव होना या लड़ाई करना, या हर एक बंदे की अपनी तबीयत है। तो उस लड़ाई की वजह क्या थी जो हुई कोर कमेटी के इजलास में?
देखिए कोर कमेटी के अंदर इजलास के अंदर अब हर शख्स की अपनी एक तबीयत हो सकती है, किसी को किसी के ऊपर गिला शिकवा हो सकता है कि आप गलत बात करते हो, आप मीडिया के ऊपर ये बात गलत करते हो, ये इंटरनल मामला है, ये एक्सटर्नल क्यों किया गया, या कोई और चीज़ अगर कोई करता है कि तुमने मेरे साथ ठीक बात नहीं की, या तुमने उस जगह के ऊपर ये बात गलत की, या ये काम जो है ये नहीं होना चाहिए था, या उसके साथ इत्तेहाद होना चाहिए था, या इस मुशावरत में मुझे नहीं रखा गया। तो ये इख्तलाफात एक बंदे का किसी एक शख्स के ऊपर एतराज़ हो सकता है कि भाई तुमने ये गलत लिया, ये इस बात का हमें बताया जाए कि ये डिसीजन किसने लिया, उसके ऊपर हार्ट अटैक हो सकती है, बातचीत हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो मीडिया का काम है, वो मीडिया का काम वो कि ये कहें जी कि कोर कमेटी के अंदर फलां 2 मेंबर आपस में लड़ गए, अच्छा पूरा दिन अगर वही टिकर चलाते रहेंगे तो जहां पर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट में फिक्स है, वो क्यों नहीं आप बात कर रहे कि वहां पर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कैसे हो सकता है, जहां पर बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों की इज्जतें पामाल की जा रही हैं, वो क्यों नहीं बात की जा रही, जहां पर लोगों का मैंडेट छीना गया है। मैं उस पर आती हूँ, लेकिन एक मसला जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से ये खबरें आ रही थी कि जो सियासी लीडरशिप है पीटीआई की, वो ये चाहती है कि जो लीगल मैटर्स हैं वो पीटीआई की लीगल टीम देखे, लेकिन जो सियासी इश्यूज हैं उनके ऊपर वकला पॉलिसी को रिप्रेजेंट नहीं करें, वो पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में दिया जाए। इसमें कितनी सदाकत है? देखें बात यह है कि अली मोहम्मद खान साहब की आप बात कर रहे होंगे, उन्होंने स्टेटमेंट दी और एक दो दोस्तों ने दी, हर एक की अपनी व्यू हो सकता है। बिल्कुल मैं भी इस बात को एंडोर्स करता हूँ कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो ज़्यादा जो सीनियर हैं ख़ास तौर पर, उनको चाहिए कि वो अपनी एक पॉलिसी उस हिसाब से बनाएं और उसको आगे लेकर चलें और उस हिसाब से स्टेटमेंट्स बाकी सारी चीज़ें भी करें। वकला क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी वकालत उसका उनका वो शोबा है और पॉलिटिकली अब हुए हैं, अब क्योंकि इलेक्शन लड़ा है और सारे हलकों में गए हैं, लोगों से मिले हैं, मसाइल जाने हैं, या जब से ये पूरे मुल्क में जो सूरत हाल आ चुकी है तो उस वक्त उसमें आप देखें कि हर बंदा ही सोशल मीडिया का कोई एक्टिविस्ट हो तो हर बंदा ही अपने आप में एक सियासतदान बन चुका है। कदगन नहीं है कि कोई सियासत नहीं कर सकता वकील या उसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये है कि बोलना ठीक चाहिए, ये ज़रूर है, गलत बात नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर कोई बात नहीं समझ आ रही उस पर बिल्कुल खामोश रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम आकर ख़बरों में ख़बरें बने, बल्कि ज़रूरी ये चीज़ है कि कोई भी ऐसा जुमला, कोई भी ऐसी बात की जाए जिससे अपनी पार्टी का नुकसान ना हो। नहीं तो आपको लगता है कि अब चले इक्का दुक्का इंसिडेंट्स तो अपनी जगह, एक ये कि ऐसी शख्सियात जो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करें उनके खिलाफ क्या अब कोर कमेटी में ये डिसाइड होगा कि उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लेना है? और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है बैरिस्टर गौहर साहब एक कमज़ोर चेयरमैन है, या ये चंद एक इंसिडेंट से मैटर नहीं करता, पार्टी अभी भी उनके अंडर मजबूत है? नहीं, बहुत मजबूत आदमी है। देखें इमरान खान साहब की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता, सेक्रेटरी जनरल साहब भी बैठे होते हैं, उनको सारा इंतज़ामी मामला सारा कुछ बॉडी को उन्होंने सर्कुलेट करना है। फिर शिबली फराज साहब हर मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं, वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और अगर यही प्रोग्राम बनाया गया था कि अगर सेक्रेटरी जनरल जो हैं उमर अयूब साहब, अगर उनको अगवा किया जाता है या कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसके बाद मुतबादल के तौर पर खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया था अपना शिबली फराज साहब को, तो वो सीनियर आदमी हैं। इसी तरह से बाकी वहाँ पर फिरदौस शमीम नकवी साहब बैठे होते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब तो अब नहीं होते लेकिन जैन कुरैशी हैं, या बाकी जितने हमारे अलीमीन गंडापुर साहब हैं या बाकी लोग हैं वो सारे मौजूद होते हैं। अलीमीन खान साहब अभी जो है शरियार अफरीदी साहब भी ऐड हो गए हैं, फैसल जवेद वो भी ऐड हो गए हैं, तो सारे बड़े समझ बूझ वाले हैं। और डिसीजन जो है वो कोई बैरिस्टर गौर साहब ने नहीं करना होता। डिसीजन बेसिकली कोई भी मामला है उसके ऊपर मुशावरत होती है और फिर वो भिजवाई जाती है कि खान साहब एंडोर्स कर दें कि ये हम चाहते हैं। और कोई छोटा मोटा अगर मामला हो, स्टेटमेंट जारी करनी हो या कोई किसी के ऊपर कोई बात करनी हो तो वो कोर कमेटी फैसला हर रोज़ का कर देती है, जैसे जलसों के हवाले से शेड्यूल बनाना है, बाकी सारी चीज़ें हैं। एक बड़ी जो एक है कोई बात करनी है कि हमारा अगला लाएअमल या किसके साथ इत्तेहाद होने जा रहा है या किसके साथ नहीं करना, वो एंडोर्समेंट खान साहब से या टिकटों के हवाले से होती है। बाकी सारे डिसीजन हो रहे हैं और आज तक आप देख लें कि अगर पीटीआई को जिंदा रखा है तो हमारी सोशल मीडिया की टीमों ने, हमारे जितने हमारे कारकुन हैं उन्होंने, और जिसमें से बड़ा अहम रोल है कि अगर उसको संभाला गया है या किसी ने उसको मुनज़्ज़म रखा है या कोई मामलात को लेकर अगर चला है तो वो कोर कमेटी थी जो आगे लेकर चली है, जिन्होंने डिसीजन लिए, तो मुश्किल हालात में लिए। 30 मार्च को आपकी क्या प्लानिंग है? फिर जलसा तो करने की इजाज़त आपको नहीं मिल रही? देखें 30 को अगर नहीं मिलेगी तो हम 6 के लिए हमने दूसरा अल्टीमेटम दिया है कि 6 तक हमें दे दी जाए। अदालत से रजू किया, अदालत ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर के पास जाएं। डिप्टी कमिश्नर जो है वो आपके सामने है, तो डिप्टी कमिश्नर ने इनकार किया।
अब दोबारा अदालत में गए हैं, अदालत ने रिपोर्ट मंगवाई थी, अब कल के लिए समाअत फिक्स है, अब देखते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं। फिर वो वही मेरे ख्याल में करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि लाहौर जलसा करना हो तो वहाँ पर कोई इतराज़ नहीं है, वहाँ पर कोई मसला नहीं है। वहाँ पर नवाज़ शरीफ जो मर्ज़ी है करे, शहबाज शरीफ जो मर्ज़ी है करे, पूरा लाहौर बंद कर दें, मोटरवे बंद कर दें, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। जब पीटीआई किसी जगह के ऊपर करना चाहे, लाहौर करना चाहे, किसी डिस्ट्रिक्ट में तहसील में करना चाहे, तो उनके ऊपर पाबंदी है। कोर कमेटी के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम डिसाइड हुई हैं कल। नंबर 1, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPAs, MNAs, हमारे जितने सेनेटर्स और जितने हारे जीते हुए लोग हैं, सारे ही हम अडयाला जेल के बाहर जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? ये डिसीजन कल हो गया। अब दिन जो है वो मुतय्यन हो जाएगा, क्योंकि हमारी हफ्ते के अंदर 2 कोर कमेटी की हमारी मीटिंग्स होती हैं। एक हमने जुमे को रखी हुई है और एक हमारी मंडे को होती है, जिसमें खान साहब के केसेस के हवाले से स्टार्ट होता है, उनकी रिहाई के हवाले से और वर्कर्स के हवाले से। उसके बाद अगला लाया अमल बनता है सेनेट का दूसरा। यानी पहले आप लोग अडयाला के बाहर एहतजाज करेंगे और फिर उसके बाद? जी, अडयाला के बाहर एहतजाज करेंगे और साथ जो सिलसिला है, एक तो जलसा इस्लामाबाद के अंदर, दूसरा 30 तारीख को जलसा हम कराची के अंदर कर रहे हैं। एक ही वक्त में आप 2 जगह जलसा करना चाह रहे हैं? 2 जगह जलसा कर रहे हैं, लेकिन ये 30 वाला तो आगे मुझे लग रहा है कि वो चला जाएगा, लेकिन वो वाला 30 तारीख को होगा। और तीसरा जलसा जो है वो क्वेटा में होने जा रहा है। ठीक। क्वेटा के बाद जो है वो फिर हम लाहौर उधर मूव करेंगे, फिर यही सिलसिला जो है आगे बढ़ेगा। और फिर आपका बेसिकली एहतजाज का जो पूरा एक स्पेल है वो आप रमज़ान के बाद सही मायनों में शुरू करेंगे। और ये कब तक रहेगा? ये बात फिर सही है कि खान साहब की रिहाई तक ये जलसों का जो पूरा एक कैंपेन है वो जारी रहेगी? देखिए, इन जलसों के अंदर ना 2 बड़े क्लियर हमारे मौक़िफ़ हैं। नंबर 1 के जो मैंडेट और लिया गया है, छीना गया है लोगों से, किसी और को दिया गया है जो हारे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब और वर्कर्स तमाम लोगों की रिहाई। क्योंकि ये ना कहें कि इमरान खान को रिहा करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। देखिए, इमरान खान की रिहाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन जो मैंडेट छीना गया है वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, लेकिन फिर क्या वजह है? खान साहब आप कह रहे हैं कि उनकी रिहाई असल प्रायोरिटी नहीं, असल चीज़ ये कि मैंडेट ना छीना गया हो, लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं रिहाई देखें, रिहाई वो प्रायोरिटी है, क्यों नहीं है? रिहाई भी प्रायोरिटी है। अगर मैं कहूँ कि नंबर 1 से कर लें तो नंबर 1 से कर लें, दोनों ही प्रायोरिटी है। लेकिन जो मैंडेट छीना गया, इलेक्शन कमीशन तो मान ही नहीं रहा ना, वो तो फॉर्म 47 पे अभी भी कायम है, जो एरर्स के साथ भी सही अपलोड हुआ हुआ है। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट जीते हैं उनको हमने उनके नाम जारी कर दिए। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस तो मान ही नहीं रहे वो। देखिए, बात ये है ना कि फॉर्म 45 क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो सबको सादा लफ्ज़ों में समझाना ये है कि अगर एक गांव के अंदर या एक शहर के अंदर ही आवाम जाकर वोट देती है, तो वो शाम को वोट गिनती करने हैं ना, तो वो एक पेपर के ऊपर करने हैं, उसे फॉर्म 45 कहते हैं। वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बनाया गया एक पेपर है जिसके ऊपर सारा इंतराज होना है। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, जो नून लीग के पास या किसी और के पास मौजूद हैं, एक तो वो लेकर नहीं आते। उन्हें कहें ना किसी जगह के ऊपर ले आए तो वो कहेंगे नहीं, उधर आ जाए, इलेक्शन कमीशन जाएं, क्योंकि वो झूठे हैं। दूसरा, जो ज़बरदस्ती या एक वो हमने एक पूरा हाइप क्रिएट की मीडिया के ऊपर बैठ के, हर जगह के ऊपर ट्वीट करके कि फॉर्म 45 क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन, जो 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपलोड करने होते हैं, 14 दिन के अंदर अपलोड नहीं हुए। उसके बाद जब अपलोड किए गए तो वो सारे ही उसके ऊपर वो टेम्पर किया हुआ था। तो फिर वो जब उनके पास वो फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। नहीं, लेकिन चले, अब ये तो एक केस है जो कि आपको आगे लेके चलना है, लेकिन खान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि मैं बहुत से बहुत 5-6 महीने जेल में हूँगा और ये हुकूमत भी इसके बाद मुझे जाती हुई नजर आ रही है? जो आपने पहले सवाल किया ना कि आपने क्यों एहतजाज किया, क्योंकि फिर वो लोग सुनते हैं तो वो कहते हैं जी कि खान की दूसरे नंबर पर क्यों बात की है। ये खान साहब की बात है। वो कहते हैं कि लोगों के मैंडेट के ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं है। अपनी रिहाई के लिए वो कभी भी नहीं कहते कि मुझे बाहर निकालो, मुझे ये करो वो करो। वो कहते हैं कि इस मुल्क के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जिसको आवाम मैंडेट दे उसको लाएं, कानून की बालादस्ती हो, मुल्क आगे बढ़े। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले गैर कानूनी काम तरीके से वो खुद आकर उन्होंने जेली हुकूमत एक बनानी है। फिर जब जेली हुकूमत होगी वो कौन सा ऑर्डर लीगल जो है वो पास करेगी। तो मैंडेट वापस हुकूमत उनकी जिनको अवाम मुंतखब करे, क्योंकि अवाम थक चुकी है। अब रात को एक बंदा ये सोचे और मतलब एक पूरा 5 साल खान ने कहा कि मैं जो मुलाकात हुई है ना, तो उसके अंदर खान साहब के जो वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
खान साहब ने कहा कि 5 साल के बाद एक बंदे के पास वक्त आता है वोट कास्ट करने का। बिल्कुल। अगर 5 साल के बाद आप उससे वो वोट देगा और उसका वोट गिनती नहीं होगा तो फिर उसको जो मायूसी होगी ना, इस दफ़ा वो मायूसी लोगों के दरमियान पाएगी। तो ये सबसे बुरी चीज़ है कि लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए। तो आपने जो इन्होंने मायूस किया है इसके लिए लड़ना है, आखिरी गेंद तक लड़ना है और किसी सूरत इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी नोट के साथ नईम हैदर पंजोता साहब, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक लंबा प्रोसेस बाकी है लीगल अफेयर्स में, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश ये हो रही है कि खान साहब के केसेस के साथ साथ जो अवाम का बज़ाहिर इनका नैरेटिव है कि चुराया गया मैंडेट है वो वापस दिया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।